गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखा था। फिर हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में डिस्कशन किया था। मोनोसैकेराइड्स को हमने क्रियात्मक समूह के आधार पर दो भागों में बांटा था, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज और कीटोज को फिर हमने कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर फिर वापस वर्गीकृत किया था, जिसके अंदर थे ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस। लास्ट में हमने एल्डोज और कीटोज की स्ट्रक्चर देखी थी। देखिए, एल्डोज की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHOH का होल है और इधर CH2OH। ये एक एल्डोज की स्ट्रक्चर है। यहां पर N क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, so on। अब देखिए, N की वैल्यू रखते जाएंगे, हमें डिफरेंट एल्डोज प्राप्त होंगे। देखिए, ग्लूकोज के अंदर N की वैल्यू होती है 4। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। अगर N की वैल्यू 4 होगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CHOH का होल 4 CH2। ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है। इसके अंदर CHOH, 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 CHOH। इसकी वैल्यू कितनी थी, 4, तो 4 हो गए CHOH और लास्ट में क्या आ जाएगा, CH2। ये क्या है, ग्लूकोज की संरचना है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक एल्डोज होता है। एल्डोज क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एल्डिहाइड समूह होता है और इस तरीके से OH ग्रुप 1, 2, 3, 4 जो OH है वो तो होते हैं द्वितीयक एल्कोहल, और एक जो होता है उसमें क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल। CH2OH कहलाएगा प्राथमिक एल्कोहल और ये जो 4 कार्बन से जुड़े OH हैं वो होंगे द्वितीयक। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज। अब अगर हम देखें कीटोज के बारे में, तो कीटोज का फॉर्मूला होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल है, लास्ट में CH2OH। ये किसका फॉर्मूला था, कीटोज का। और कीटोज का एग्जाम्पल हमने बताया था आपको, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में भी कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। फ्रक्टोज के अंदर N की वैल्यू होगी 3, बिकॉज यहाँ पर 3 कार्बन है, 1, 2, 3। कितने चाहिए इसको, 3, तो 3 क्या होंगे, CHOH होंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगी फ्रक्टोज की, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CH2OH, CHOH और लास्ट में CH2OH। ये स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह होता है 2 नंबर पर, और ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है 1 नंबर कार्बन पर। इस तरीके से हम एल्डोज और कीटोज का निर्माण करते हैं। एल्डोज का एग्जाम्पल ग्लूकोज होता है और
कीटोन्स का एग्जाम्पल होता है फ्रक्टोज। हमने कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन मोनोसैकेराइड्स को वर्गीकृत किया था। 3 कार्बन का कोई भी मोनोसैकेराइड है तो वो ट्रायोस होगा, यदि वो एल्डिहाइड है तो वो कहलाएगा एल्डोट्रायोस, और यदि वो कीटोन है तो वो कहलाएगा कीटोट्रायोस। अगर 4 कार्बन का है तो वो कहलाएगा टेट्रोस, यदि वो एल्डिहाइड है तो कहलाएगा एल्डोटेट्रोस, और यदि वो कीटोनिक ग्रुप है उसमें तो वो कहलाएगा कीटोटेट्रोस। 5 कार्बन का है तो पेंटोस, यदि वो एल्डिहाइड है तो एल्डोपेंटोस, यदि वो कीटोनिक ग्रुप वाला है तो कीटोपेंटोस। ऐसे ही 6 कार्बन वाला है तो कहलाएगा एल्डोहेक्सोस। तो ग्लूकोज क्या होती है, एक एल्डोहेक्सोस संरचना होती है, जबकि यदि इसमें कीटोनिक ग्रुप है तो वो कहलाएगा कीटोहेक्सोस, यानी कि फ्रक्टोज क्या होती है, एक कीटोहेक्सोस संरचना होती है। ये था मोनोसैकेराइड्स के बारे में वर्गीकरण और इनके एग्जाम्पल्स। अब हम सबसे पहले ग्लूकोज का डीपली अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अभी आपने देखी थी। ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज में निम्न गुण पाए जाते हैं। पहला गुण तो यह है कि यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त कार्बनिक यौगिक है। कैसा है, प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक है। देखिए यह जल में विलय होता है और कुछ प्राकृतिक जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, इनके निर्माण में क्योंकि ये बहुलक होते हैं तो इनके निर्माण में इसको हम एकलक इकाइयां, जिनके पुनरावृत्ति से क्या बनता है, बहुलक बनता है। तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का बहुलक है और उसमें अनेक ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एकलक इकाई। अतः यह स्टार्च, सेलुलोज आदि कार्बोहाइड्रेट के लिए एकलक इकाई के रूप में कार्य करता है। यानी कि एकलक इकाई क्या होती है, जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं तो उनकी पुनरावृत्ति होती है और उससे क्या बन जाते हैं, बहुलक बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एकलक इकाई। तो ग्लूकोज स्टार्च और सेलुलोज की एकलक इकाई के रूप में काम में आता है। देखिए ग्लूकोज मुख्यतः अंगूर में और शहद के अंदर पाया जाता है। ग्लूकोज की मात्रा अंगूर और शहद में अधिकतम पाई जाती है। देखिए अंगूर और शहद के बाद इनकी मात्रा हमारे ब्लड में भी होती है। हमारे ब्लड के अंदर 0.1% क्वांटिटी में ग्लूकोज पाया जाता है। मानव रक्त में यह 0.1% मात्रा में पाया जाएगा। तो ग्लूकोज के बारे में
सामान्य जानकारियां इस तरीके से हैं कि यह एक प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक होता है। यह स्टार्च और सेलुलोज जैसे पॉलीसेकेराइड जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी एकलक इकाई के रूप में काम में आता है। यह अंगूर और शहद के अंदर उपस्थित होता है और ह्यूमन ब्लड में, मानव रक्त में इसकी मात्रा 0.1% पाई जाती है। देखिए, ग्लूकोज का एक नाम और है, वो है डेक्सट्रोज। इसको डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुव घूर्णन, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह क्या होता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णन होता है। तो ग्लूकोज के अंदर ये गुण पाए जाते हैं और आपको पता है कि इसकी संरचना जब हमने देखी थी तो ये होता क्या है? एल्डोहेक्सोज होता है और यह एक मोनोसेकेराइड है। क्लियर है? ये सभी क्या हो गई? ग्लूकोज के बारे में सामान्य जानकारियां हो गई। अब देखिए, हम इन अभिक्रियाओं से ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है ग्लूकोज को बनाने की विधियां। ठीक है? तो ग्लूकोज के निर्माण की विधियां देखते हैं। इसको बोलते हैं ग्लूकोज के विरचन की विधि। पहली विधि है ग्लूकोज के विरचन की, वो है सुक्रोज के जल अपघटन से। देखिए, आपको पता है सुक्रोज क्या होता है? एक डाइसेकेराइड होता है। क्लियर है? सुक्रोज का हम जब भी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। देखिए, सुक्रोज को हम इक्सु शर्करा भी कहते हैं, केन शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ये क्या है? सुक्रोज का अणुसूत्र है C12H22O11। आपको पता है सुक्रोज एक अनअपचयित शर्करा है क्योंकि इसके अंदर क्रियात्मक समूह जो हमारे प्रेजेंट हैं वो बंधित अवस्था में है। ठीक है? तो यह क्या करेंगे? हमारे फेलिंग और टोलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाते हैं। इसलिए सुक्रोज क्या होता है? अनअपचायक शर्करा होता है। इसे हम केन शुगर या इक्सु शर्करा भी बोलते हैं। अब देखिए, इसका जल अपघटन होगा अम्लीय माध्यम में। इसके पास 12 कार्बन है, तो जब ये टूटता है तो दो मोनोमर इकाइयां, दो मोनोसेकेराइड इकाइयों में होता है। एक C6H12O6 जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, और दूसरी होती है भी फ्रक्टोज। उसका फॉर्मूला भी क्या होता है? C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड,
और फ्रक्टोज में क्या होता है कीटोन, यानी कि ये तो एक एल्डोहेक्सोज है और यह फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज है। तो इस तरीके से हम सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। यह रिएक्शन, यह क्रिया अम्लीय माध्यम में होती है और हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 इकाइयां प्राप्त होती हैं। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड होते हैं। और ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? जिनके जल अपघटन पर हमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। और डाइसैकेराइड जिनके जल अपघटन पर हमें 2 मोनोमर इकाइयां प्राप्त हों, वो डाइसैकेराइड कहलाएंगे। इसलिए सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। और यह अनौपचारिक शर्करा भी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे क्रियात्मक समूह है वो बंधित अवस्था में है, मुक्त अवस्था में नहीं है। जब तक वो मुक्त अवस्था में नहीं होंगे वो टोलेन और थेलिन अभिकर्मक से रिएक्शन नहीं करेंगे और अनौपचारिक शर्करा कहलाएंगे। अब देखिए अगला मेथड ग्लूकोज को बनाने का हम देखते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको कि ग्लूकोज स्टार्च के निर्माण में काम आते हैं। स्टार्च में क्या होता है? अनेक ग्लूकोज की इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और एक बहुलक बनता है, जिसे हम बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, तो अगला मेथड है इसके निर्माण का, वो है स्टार्च के जल अपघटन से। स्टार्च के जल अपघटन से हम ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। देखिए स्टार्च क्या होता है? एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? जिनके जल अपघटन पर हमें अनेक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त हों, उन्हें हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब स्टार्च का फॉर्मूला होता है इस तरीके से C6H10O5 का होल N। ये क्या है? स्टार्च C6H10O5 का होल N। जब भी इसका हम कराएंगे जल अपघटन NH2O से, यह जल अपघटन भी देखिए अम्लीय परिस्थिति में होगा। H+ यानी कि प्रोटॉन को हम बोलते हैं अम्लीय माध्यम में होगा और क्या बन जाएंगी? N इकाइयां बन जाएंगी इसकी ग्लूकोज की, NC6H12O6। ये क्या बन गया? ग्लूकोज। तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। जब भी इसका जल अपघटन होगा इससे हमें अनेक ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती हैं। अगर हम उल्टा देखें तो ग्लूकोज के N इकाइयां आपस में जुड़ के क्या बना देती हैं? स्टार्च का निर्माण कर देती हैं और वाटर बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम 2 विधियों से ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। मेनली पहली तो है सुक्रोज के जल अपघटन से और दूसरी है स्टार्च के जल अपघटन से। सुक्रोज क्या होता है? जिसे हम इक्सु शर्करा या केन शुगर भी बोलते हैं और यह एक डाइसैकेराइड है। इसके जल अपघटन से हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड था स्टार्च के जल अपघटन से। यह जल अपघटन भी अम्लीय माध्यम में होता है और हमें ग्लूकोज की N इकाइयां प्राप्त होती हैं। इस तरीके से हम ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब इनमें कैसे भेद हो, तो हम अब ग्लूकोज की कुछ रासायनिक विक्रियाएं देखते हैं। तो अब अगला टॉपिक है नेक्स्ट
नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया। पहले हमने ग्लूकोज के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, फिर हमने इसको बनाने की विधियों का अध्ययन किया था। अब हम आगे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अपचयन। देखिए, अपचयन से आप क्या समझते हैं? अपचयन जो होता है, किसी भी यौगिक या कार्बनिक यौगिक से H परमाणु का जुड़ना कहलाता है अपचयन। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लेती है उसका क्या होता है? अपचयन होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। देखिए, जितने भी संक्रमण धातु होते हैं वो क्या होते हैं? एक अच्छे अपचायक होते हैं। देखिए, जो मेन अपचायक है वो होता है NiAlH4, जो कि कार्बोनिल ग्रुप के अपचयन में काम आता है। यह एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड सभी का अपचयन कर सकता है। ये सबसे प्रबल अपचायक होता है LiAlH4। और ये मैंने बताया आपको, जितने भी कार्बन यौगिक हैं उनके लिए सबसे श्रेष्ठ अपचायक। दूसरा अपचायक होता है NaBH4। ये NaBH4 केवल एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन के लिए काम में आता है, और जो हायर होते हैं, एसिड है, एस्टर है, इनको ये अपचयित नहीं कर पाता है। इसके बाद देखिए, जितनी भी संक्रमण धातुएं होती हैं, जिंक, Pd, Pt, निकेल, ये सभी क्या होती हैं? एक अच्छे अपचायक होते हैं। तो धातुएं भी क्या होती हैं? एक अच्छा अपचायक होती है संक्रमण धातुएं। और अपचायक देखो, सोडियम और अम्लम का मिश्रण भी एक अच्छा अपचायक होता है। देखिए, और उपचार देखें हम, तो लाल फास्फोरस और HI, ये भी क्या होते हैं? अच्छे अपचायक होते हैं। देखिए, एल्डिहाइड कीटोन के लिए हम, या कार्बन यौगिकों के लिए हम NiAlH4 काम में लेंगे, NaBH4 काम में लेंगे, जिंक, PdPt भी काम में लेंगे। और ये जो लाल फास्फोरस HI वगैरह है या NaHg है, ये भी हम काम में ले सकते हैं। ये थोड़े दुर्बल अपचायक होते हैं इनकी तुलना में। तो इस तरीके से ये सभी क्या है? अपचायक के एग्जाम्पल हैं। इनमें से कोई भी अपचयन में काम में आ सकता है। जब भी जुड़ेंगे, जब किसी यौगिक से H परमाणु आपस में कनेक्ट होंगे और उनका अपचयन हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए, अगर हम देखें ग्लूकोज के अंदर, तो ग्लूकोज के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है CHO, CHOH का होल 4, CH2OH। ये ग्लूकोज है हमारा। अब ग्लूकोज में दो क्रियात्मक समूह हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड और दूसरा है एल्कोहल। एल्कोहल भी दो प्रकार के हैं। CH2OH तो होता है प्राथमिक एल्कोहल, और CHOH क्या होता है? द्वितीयक एल्कोहल। तो इसके अंदर द्वितीयक एल्कोहल प्रेजेंट है और प्राथमिक एल्कोहल भी प्रेजेंट है। देखिए, जब हम
सोडियम अम्लम की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे और जल को विलायक के रूप में काम में लेंगे, तो देखिए सोडियम अम्लगम क्या करता है। सोडियम अम्लगम इस कार्बोनिल ग्रुप को, एल्डिहाइड को अपचयित कर देता है। इधर देखिए, जब भी कार्बोनिल ग्रुप का अपचयन होगा, इससे यानी कि हाइड्रोजन जुड़ेगी, ये असंतृप्त बंध है, एक H इधर और एक H इधर। तो जब भी एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो क्या बन जाता है, देखो CH, अब एक H इधर, एक H इधर, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो कितने H जाएंगे इधर, 2। CH तो है ही, एक H यहां से आएगा, एक H इधर, एक H इधर, तो CH2 इधर, OH, क्या बन जाएगा, CH2OH। यानी कि एल्डिहाइड के अपचयन से हमेशा क्या बनेंगे, प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे। क्या बनेंगे, प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि जब भी एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो प्रयोगात्मक अभिक्रिया होगी, एक H इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, CH2OH। क्लियर? यानी कि CHO ग्रुप सीधा में बदल जाएगा, CH2OH में बदल जाएगा जब भी एल्डिहाइड का अपचयन होगा। तो ये सोडियम अम्लगम हमेशा इस एल्डिहाइड समूह को अपचयित करेगा और इसे बदल देगा किसके अंदर, CH2OH के अंदर। तो क्या बन जाएगा, क्योंकि क्या है, अपचायक है, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH2OH, इसका अपचयन आएगा किसके अंदर, CH2OH के अंदर, और CHOH का होल 4 और लास्ट में CH2OH। इस तरीके से सोडियम अम्लगम की उपस्थिति में अपचयन से एक पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक बनता है जिसका नाम होता है सॉर्बिटोल। क्या नाम होता है, सॉर्बिटोल। तो क्या लिखेंगे हम, सोडियम अम्लगम की उपस्थिति में ग्लूकोज के अपचयन से हमें सॉर्बिटोल प्राप्त होता है। सोडियम अम्लगम एल्डिहाइड समूह को CH2OH समूह यानी कि प्राथमिक एल्कोहल समूह में कन्वर्ट कर देता है और हमें सॉर्बिटोल प्राप्त होता है। क्लियर है? तो इस अपचयन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, सॉर्बिटोल बनेगा। क्लियर है? इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। तो सोडियम अम्लगम की उपस्थिति में ग्लूकोज के अपचयन से हमें क्या मिलता है, सॉर्बिटोल मिलता है। जब भी एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा, CH2OH मिलेगा। अब देखिए, यदि हम अपचायक के रूप में रेड फास्फोरस काम में लें तो हमें क्या मिलेगा, इधर देखिए, हमने अपचायक के रूप में, ये हमारा वही ग्लूकोज है, हमने अपचायक के रूप में काम में लिया लाल फास्फोरस और HI। HI थोड़ा और प्रबल अपचायक है, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड समूह के साथ साथ एल्कोहल को भी अपचयित कर देगा। यानी कि पहले भी क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को अपचयन कर देगा भाई प्राथमिक एल्कोहल में, भाई ये क्या है, अपचायक है, क्या करेगा, इस पे H को जोड़ेगा। ठीक है? तो जब भी मैंने बताया था आपको एल्डिहाइड समूह से हाइड्रोजन जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, जोगात्मक अभिक्रिया होगी, एक H इधर, एक H इधर, क्या बन जाएगा, CH2OH। क्लियर है? तो इधर जब अपचयन होगा तो बन जाएगा CH2OH, ये क्या है, CHOH, कितने 4 हैं, और
ये CH2OH। अब देखिए ये और प्रबल अपचयक है, ये एल्कोहल का भी अपचयन कर देगा। तो वापस देखिए रेड फास्फोरस HI। देखिए यदि हम एल्कोहल की रिएक्शन HI से कराएं और इसके दो अणु लें तो देखो क्या होगा। यहां से HI जब एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो देखो ये OH, यहां से क्या मिलेगा, एक H2 बाहर हो जाएगा और एक H यहां जुड़ जाएगा, क्लियर है, और I2 बाहर निकल जाएगी। दोबारा बता रहा हूं, ये OH यहां से क्या लेगा, एक H2 बाहर और एक H इस OH की जगह आ जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, CH2 से कौन मिल जाएगा, H क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, ऐसे ही इधर भी हम HI की क्वांटिटी और बढ़ा देंगे तो देखो HI की मात्रा और बढ़ा देंगे, फिर हम और HI लेंगे, फिर वापस यहाँ से वही H2 बाहर हो जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा और I वापस बाहर निकल जाएगी। फिर क्या बन जाएगा बताओ, CH2। कितने बन जाएंगे, 4। क्लियर। फिर वापस और HI लेंगे, फिर वापस H2 बाहर हो जाएगा, एक H OH की जगह आ जाएगा और I2 बाहर निकल जाएगी, एक H OH की जगह क्या बन जाएगा, फिर CH3। तो क्या बन गया, हेक्सेन बन गया और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, इसको बोलते हैं हेक्सेन। तो रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में अपचयन से ग्लूकोज के क्या बनते हैं, हेक्सेन बनते हैं। क्लियर है। रेड फास्फोरस और HI पहले क्या करेंगे, एल्डिहाइड को इस एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, रेड फास्फोरस और HI वापस अपचयन करेगा, H2 बाहर हो जाएगा, एक H इसकी जगह आ जाएगा और I2 बाहर निकल जाएगी। जैसे इससे रिएक्शन की ऐसे ही 4 मॉलिक्यूल्स इससे रिएक्शन कर लेगा, वापस H2 बाहर, एक H अंदर, क्या हो जाएगा, CH2। कितने मिल जाएंगे, 4। यहाँ पर भी वही, ये OH यहाँ से H ले लेगा, H2 बाहर निकल जाएगा, एक H इसकी जगह आ जाएगा और I2 बाहर निकल जाएगा। तो देखिए अगर सिंपली हम देखें तो इस तरीके से एक OH समूह जब भी 2HI से रिएक्शन करेगा तो H2 बाहर निकल जाता है और मान लीजिए इधर R है तो H2 बाहर निकल जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, इसकी जगह क्या बन जाएंगे, एल्केन, H2 बाहर और I2 बाहर। समझ में आया। एक OH के अपचयन के लिए हम 2HI काम में लेंगे, एक H2 बाहर हो जाएगा, OH की जगह एक H यहाँ आ जाएगा और I2 बाहर निकल जाएगा। तो 2HI तो यहाँ काम में लेंगे, इससे क्या बन जाएगा, इधर H आ जाएगा, CH3। 4 यहाँ काम में लेंगे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, 4H इधर हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH2 का होल 4। ऐसे ही यहाँ से भी वही H2 बाहर और H अंदर, क्या बन जाएगा, CH3 हेक्सेन। इस तरीके से हम ग्लूकोज के लाल फास्फोरस और HI के उपस्थिति में अपचयन से हेक्सेन प्राप्त करते हैं। इससे क्या प्रूव होता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या है, एक सीधी श्रृंखला है, किसकी, कार्बन की, क्योंकि हेक्सेन क्या होता है, एक H आखिर हाइड्रोकार्बन होता है।